हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और तैयारी भी आपकी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि हमने बताया था कि अब हम अपने इस चैनल पे रेलवे का जीएस वाला सिलेबस कंप्लीट कराने वाले हैं। तो आज हमने स्टार्ट कर दिया है और आज का जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है वो हमारा स्टार्टिंग में साइंस से कर रहे हैं। तो साइंस से स्टार्ट करने का मेन पर्पज़ ये है क्योंकि आपके अपकमिंग रेलवे एग्ज़ाम में आपका ग्रुप डी की अनाउंस डेट कर दी गई है। तो आपके 17 नवंबर से एग्ज़ाम है। तो उसमें साइंस का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे साइंस के। तो इसलिए हमने साइंस से स्टार्ट किया। रहेगा क्या, ये हम प्रैक्टिस सेट वाइज इसको करेंगे और ये सेट नंबर फर्स्ट है। और प्रत्येक सेट में आपके 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं जो आपकी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर या फिर एक्सपेक्टेड पेपर से लिए गए हैं, ठीक है। तो आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा वीडियोस। नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप लास्ट तक देखोगे तो फिर लास्ट में आप क्या करोगे, जितने क्वेश्चन आपको बन रहे हैं यहाँ पे उन क्वेश्चन का नंबर आप शेयर करोगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और जो चीज़ आपको अच्छी लगी या फिर आपको कोई ऐसी चीज़ मिली जिसको आपको याद रखना, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कर दो, वो आपको याद रहेगी। क्योंकि टाइपिंग से लिखने से ज़्यादा चीज़ें याद रहती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने पे आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। तो आसान है, सभी को या फिर मैक्सिमम लोगों को पता होगा। इसका आंसर होगा आपका एम्पियर, ठीक है। चलिए, वाट पहला ऑप्शन दिया गया, सॉरी पहला ऑप्शन वोल्ट है। तो वोल्ट का जो आपका मात्रक होता है किसका होता है, ये होता है आपका विभवांतर का। एम्पियर आपको पता है विद्युत धारा का हो गया। और उसके बाद ओम, ओम किसका होता है, ये होता है प्रतिरोध का मात्रक। वाट किसका होता है, ये आपका शक्ति का मात्रक, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया। अब देखो, प्रत्येक क्वेश्चन में हम यहाँ पे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ऐड किए हैं। ये इन्फॉर्मेशन आपको देखना है, जो चीज़ आपको नहीं पता उसको याद रखना है। क्योंकि यहाँ से इस वीडियो में जितनी भी चीज़ें कवर की गई हैं वो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला डिफिनेशन दिया गया, आप पढ़ लेना। किसी चालक में प्रति सेकंड गुजरने वाले आवेश की मात्रा ही करंट कहलाती है। और भाई ये फार्मूला तो आप नहीं भूलना, क्योंकि यहाँ से ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये कभी कभी फार्मूला आपसे पूछ लेगा, कभी कभी इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आपको दे देगा, ठीक है। तो आपको ये करना है। चलिए, यहाँ पे आई होप क्लियर हो गया होगा। फार्मूला आपको बता देते, आई बराबर होता है क्यू अपान टी। और इसको कभी कभी हम ये भी पढ़ते हैं क्यू बराबर आई टी। ये आसान होता है थोड़ा सा, हमको याद है ऐसे क्यू बराबर आई टी। तो ऐसे याद कर लो, क्यू क्या होता है विद्युत आवेश, आई क्या होता है आपका धारा, और टी क्या होता है समय, ठीक है। तो इसको आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया पत्तियों के किस भाग में होती है। तो इसका राइट आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट। अब देखो, प्रकाश संश्लेषण की डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है। क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी क्रिया होती है जो पेड़ पौधों में होती है, जिसमें सूर्य के प्रकाश से पत्तियाँ कार्बन डाइऑक्साइड और जल का यूज करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करती हैं, ठीक है। यहाँ पे ये दी गई है, पढ़ लेना। मैंने अपने शब्दों में इसको एक्सप्लेन कर दिया, बता दिया। ग्लूकोज ये आपका जो होता है ना, ये कहलाता है पेड़ पौधों का भोजन, ठीक है। ये आपको याद रखना। यह प्रक्रिया कहाँ होती है, क्लोरोप्लास्ट में। और आपको ये याद रखना है कि जो पत्तियों का हरा रंग होता है ना, पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है, वो होता है आपका क्लोरोफिल के कारण, ठीक है। क्लोरोफिल के कारण ही होता है। अब आपको पता होगा कि क्लोरोफिल का जो सेंटर मेटल होता है, ठीक है, क्या क्लोरोफिल का सेंट्रल मेटल वो क्या होता है, वो आपका होता है Mn, ठीक है। सॉरी, Mn नहीं होता, Mg होता है। Mg क्या होता है, मैग्नीशियम, ठीक है। तो ये आपका सेंटर मेटल होता है, ये भी आपको याद रखना है क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछता है। और क्लोरोफिल वाला तो ये तो कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ से आपको इस समीकरण में ग्लूकोज का फार्मूला याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लाफिंग गैस किसे कहा जाता है। राइट आंसर होगा इसका नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड का जो फार्मूला होता है ये होता है N2O, याद रखना है। क्यों, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में ऑप्शन इस तरीके से ना दे करके आपको फार्मूले दे देगा,
फार्मूले दे देगा तो फिर आपको फार्मूला याद नहीं होगा, तब आपकी लंका लग जाएगी। ठीक है, तो ये इसलिए आपको याद रखना है कि नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस से होता है, बट लाफिंग गैस का फार्मूला होता है N2O। यूज इसका करते हैं दंत चिकित्सक में मरीजों को बेहोश करने के लिए। ठीक है, आगे की इन्फॉर्मेशन आप खुद पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है वो एक्सप्लेन करते चलेंगे, जो बोल रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, जो लिखा है वो सारा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैक्सिमम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मानव शरीर में ऑक्सीजन किसके द्वारा परिवहन होता है? तो इसका राइट आंसर होगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण ही आपका रक्त लाल होता है, और इसका जो सेंट्रल मेटल होता है वो आयरन होता है। आयरन का सिंबल क्या होता है? मैक्सिमम आप बताएं कि कमेंट बॉक्स में कि आयरन का सिंबल क्या होता है। फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त हीमोग्लोबिन के द्वारा अन्य पार्ट में पहुंचाया जाता है, और इसकी कमी से आपका क्या होता है? एनीमिया रोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट। ओजोन परत किस प्रकार की किरणों को रोकती है? तो इसका राइट आंसर होगा यूवी रेज। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है? तो वो पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में। कौन सी परत में? स्ट्रेटोस्फीयर में। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं समताप मंडल। समताप मंडल। ओजोन की परत की मोटाई जो नापते हैं उसको किस में नापते हैं? उसको नापते हैं हम डॉप्सन में। ये जितनी भी चीज़ें मैं अदर्स अलग से बता रहा हूँ ना, ये मान लो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, डॉप्सन में मापते हैं, ये आप पढ़ लेना। और इसके बाद यहाँ पे ये दिया गया है कि ओजोन परत का क्षरण होता है, वो होता है CFC गैस के कारण। CFC क्या होता है? ये होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, और मैं आपको एक चीज़ और यहाँ से क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो आप बॉक्स वाली मटेरियल दिख रहे हैं ना, बॉक्स में जो भी कंटेंट दिया गया उसमें जो रेड वाला पार्ट ये वाला जैसे है, और कहीं कहीं पे ग्रीन वाला पार्ट भी दिया गया है, तो वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसको आप ज़रूर याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है? तो ये आपका हो जाएगा लीवर। इसमें आपको लीवर क्या होता है? लीवर आपका एक ऐसा मानव शरीर का यंत्र नहीं या अंग होता है, सबसे बड़ा अंग होता है। यहाँ से पित्तरस का स्रावण होता है जो वसा के पाचन में सहायता करता है, और ग्लूकोज को ग्लूकोजन में यही संग्रहित किया जाता है। बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो इसका राइट आंसर टंगस्टन। टंगस्टन का तापमान बहुत ही ज़्यादा उच्च होता है, इसलिए इसको यूज करते हैं बल्ब में। और बल्ब में एक अक्रिय गैस भरी जाती है जो या तो आर्गन होती है या तो नाइट्रोजन, बट मैक्सिमम आर्गन आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? तो किसने की थी? बैकुरल ने। कब की थी? 1896 में। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बाद में फिर मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी थी, उन्होंने रेडियम और पोलोनियम का यूज करके रेडियोधर्मिता की खोज की। ठीक है, मतलब इनका यूज करके नहीं, इन जैसे तत्वों को खोज किया। और इनको मैडम क्यूरी को 1802 में, सॉरी 1902 में, यहाँ पे 1802 में नहीं, 1902 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, नोबेल पुरस्कार मिला था, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पारा का आपको बताना है सिंबल क्या होगा? तो इसका राइट आंसर Hg। पारा आपने देखा होगा थर्मामीटर। मैक्सिमम लोग, ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि बीमार नहीं हुए होंगे, मैक्सिमम लोग बीमार भी होंगे और टेम्परेचर, अपना शरीर का टेम्परेचर भी मेजर किए होंगे। टेम्परेचर किससे मेजर करते हैं? वो नापते हैं थर्मामीटर से, और थर्मामीटर का यूज़ जो होता है उसमें मरकरी यूज होता है, वो होता है Hg। मरकरी का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 80 होता है, याद रखना है, कभी कभी पूछता है। और ये एक ऐसी धातु होती है जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। ठीक है, एक ऐसी मेटल जो सामान्य ताप पर भी लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा Hg। Hg एकमात्र धातु है जो समान ताप पर द्रव फॉर्म में पाई जाती है, और इसका प्रयोग थर्मामीटर, बैरोमीटर और अन्य वैज्ञानिक यंत्रों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दांतों का बाहरी परत किस पदार्थ से बना होता है? इसका राइट आंसर होगा एनेमल। क्या होगा इसका राइट आंसर? इनेमल।
इनेमल क्या होता है? इनेमल आपके दांत का जो व्हाइट वाला पार्ट जो बाहर से दिखता है वो होता है। ये मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है और ये जो बना होता है, ये बना होता है कैल्शियम फास्फेट से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य से आने वाली ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका जो मुख्य स्रोत है वो नाभिकीय संलयन। ठीक है, क्या होगा? नाभिकीय संलयन। अब देखो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया विखंडन। तो विखंडन क्या होता है? विखंडन से आपका जो परमाणु बम होता है ना, परमाणु बम, वो आधारित होता है आपका नाभिकीय विखंडन पे। बट सूर्य का जो प्रकाश आता है, सूर्य से जो ऊर्जा हमें मिलती है वो नाभिकीय संलयन द्वारा मिलती है। दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। नाभिकीय संलयन सूर्य से रिलेटेड, नाभिकीय विखंडन परमाणु बम से रिलेटेड। ठीक है, यहाँ पे दिया गया, आप इसको पढ़ लेना, मैंने यहाँ पे सारी चीजें बता दी। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीजन। मानव शरीर का 65% भाग जो है वो ऑक्सीजन तत्व से बना है। जैसे ऑक्सीजन आपका पानी से मिलता है, प्रोटीन में होता है, कार्बोहाइड्रेट में पाया जाता है। ठीक है, दूसरा सबसे प्रमुख तत्व कौन सा है मानव शरीर में? वो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। और कैल्शियम सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु है। ठीक है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। जब आपका तत्व पूछेगा तो आपका आएगा ऑक्सीजन, धातु पूछेगा तो आपका आंसर आएगा कैल्शियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि आपका दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर लैक्टोबैलिसिस। ठीक है, क्या होता है? लैक्टोबैलिसिस। दूध से जब दही बनता है, जो आपका दूध से आपका मतलब लैक्टोज शर्करा जो होता है दूध में, वो आपका लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है, तो वो होता है आपका लैक्टोबैलिसिस के कारण। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, आप इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है? तो भाई ये तो रिपीट हो गया क्वेश्चन, तो इसका तो राइट आंसर टंगस्टन होगा, याद रखना है। अगला इसमें थोड़ा सा आपको ये याद रखना है कि निष्क्रिय गैस जो आपकी भरी जाती है वो आपका क्या होता है? वो आपका होता है आर्गन। देखो नाइट्रोजन यहाँ पे नहीं होगा, उसका जो बल्ब में अक्रिय गैस भरी जाती है वो आपका होता है आर्गन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टंगस्टन। टंगस्टन का प्रतीक क्या होता है? W। इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? वो होता है आपका 74। ठीक है, तो राइट आंसर सी, टंगस्टन। मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? इसका राइट आंसर 4। मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4। देखो मनुष्य के हृदय में क्या होता है? 4 चैम्बर होते हैं, जिसमें से 2 ऑरिकल्स होते हैं और जिसको एट्रिया भी बोलते हैं, और 2 आपके वेंट्रिकल्स होते हैं। राइट साइड में डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है और लेफ्ट साइड में ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, अब इसमें इसको डबल सर्कुलेशन होता है इसमें। और ये आप पे एक चीज़ आपको यहाँ पे ये दिया है ना, इसको आप याद रखना। माइन में तो आपके 4 चैम्बर होते हैं, बट फ्रॉग में आपके कितने होते हैं? 3 चैम्बर होते हैं, ये आपको याद रखना है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया फ्रॉग में कितने चैम्बर होते हैं हार्ट में, और जो आपका माइन होता है उसमें कितने चैम्बर होते हैं हार्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, ध्वनि की चाल आपको बताना क्या होगी वायु में। तो भाई आप इसको बताइए पहले, फिर वेट कीजिए 1 सेकेंड, फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ। तो इसका राइट आंसर होगा बी, 330। लगभग 331 होता है, बट यहाँ पे ऑप्शन में 330 दिया, तो यहाँ पे 330 राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। 0 डिग्री तापमान पर वायु में ध्वनि की चाल होती है लगभग 331 मीटर पर सेकेंड। तापमान के साथ बढ़ती है। इसका मतलब अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो स्पीड इसकी क्या होगी? बढ़ जाएगी। इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? आंसर तो ये हो जाएगा, बट ये आपको याद रखना, टेम्परेचर बढ़ाने पे वायु में ध्वनि की चाल बढ़ती है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ये दिया गया कि जल में ध्वनि की चाल 1500 मीटर पर सेकेंड, लोहे में ध्वनि की चाल 5000 मीटर पर सेकेंड। सबसे ज़्यादा किस में होती है? ठोस में होती है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद लिक्विड में, फिर आपका द्रव में, सॉरी गैस में। डीएनए का आपको पूरा नाम बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो इसका पहला आंसर राइट होगा। देखो अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इस क्वेश्चन को ध्यान से करिएगा, यहाँ से आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा।
डीएनए क्या होता है? डीएनए आपका होता है वंशानुगत वाहक, ठीक है, जेनेटिक्स मटेरियल होता है, मतलब माता पिता के गुण बच्चों में जो जाते हैं वो डीएनए के कारण ही जाते हैं। इसमें दोहरी कुंडली डबल हेलिक्स संरचना पाई जाती है, जिसकी खोज किसने की थी? वाटसन एंड क्रिक ने। भाई कम से कम 10 बार ये क्वेश्चन पूछा गया, डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसने की थी? ठीक है, वाटसन एंड क्रिक ने। अब देखो डीएनए में क्या होता है? एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन और गुआनिन, ये 4 बेस पाए जाते हैं, ठीक है। 4 बेस आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में ये पूछता है। देखो आरएनए में भी 4 बेस पाए जाते हैं, ये भी एक जेनेटिक्स मटेरियल ही होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो आपके डीएनए में पाया जाता है थायमिन, थायमिन की जगह पे यहाँ पे क्या होता है? यूरासिल, और बाकी 3 के 3 आपके सेम होते हैं। तो आरएनए में क्या होता है? एडानिन, साइटोसिन, गुआनिन और यूरासिल, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप जरूर याद रखना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी का विद्युत अपघटन करने पर कौन सी गैस अधिक मात्रा में निकलती है? देखो ये आपका H2O होता है, इसको जब हम क्या करेंगे, विद्युत अपघटन कराएंगे तो इसमें आपका ऑक्सीजन गैस निकलता है और हाइड्रोजन गैस निकलता है। और यहाँ पे क्या होगा, इसको जब बैलेंस कराएंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। अब देखो मैक्सिमम मात्रा में क्या होता है, ऑक्सीजन का 1 अणु है और हाइड्रोजन के 2 अणु हैं, तो अधिक मात्रा में कौन सा निकला? हाइड्रोजन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन। यही आगे आपको दिया गया, ये आप देख लेना, यहाँ पे दिया गया कि हाइड्रोजन को ग्रीन फ्यूल कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर ग्रीन फ्यूल नहीं होगा, इसका राइट आंसर तो हाइड्रोजन होगा, बट ग्रीन फ्यूल के नाम से जाना जाता है हाइड्रोजन, इसको याद रखना। भाई मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहते हैं? मास्टर ग्लैंड का मतलब होता है जो काफ़ी सारे कार्य करती हो, कार्य जानते हो, तो भाई इसको तो पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत सारी अंतरस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है साइड, ठीक है। तो इसका आंसर तो पिट्यूटरी ग्लैंड हो जाएगा। ये मस्तिष्क के नीचे पाई जाती है, शरीर की लगभग सभी अन्य अंतरस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है, और यहाँ पे वृद्धि हार्मोन्स जो होता है उसका श्रवण होता है, ठीक है। वृद्धि हार्मोन्स जो निकलता है वो कहाँ से निकलता है? पिट्यूटरी ग्रंथि से। क्लियर? नेक्स्ट, भूकंप मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर सिस्मोग्राफ। बैरोमीटर कहाँ यूज करते हैं? बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को नापने में, हाइग्रोमीटर आर्द्रता नापने में, अल्टीमीटर हाइट नापने में, ठीक है। बैरोमीटर से रिलेटेड आपको एक जानकारी बता दें कि जब ये अचानक से बढ़ता है तब क्या होता है? आंधी आने के संकेत होते हैं। जब ये धीरे धीरे बढ़ता है तब क्या होता है? वो बादल रहने के संकेत होते हैं। जब ये धीरे धीरे डाउन होता है तब मौसम साफ रहने के संकेत रहते हैं, ठीक है। तो बैरोमीटर का यूज मौसम विभाग वाले भी करते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता और अवधि को दर्ज करता है। भूकंप की तीव्रता नापने के लिए रिएक्टर स्केल का यूज करते हैं, और 1960 में सबसे बड़ा भूकंप रिएक्टर स्केल, मतलब भूकंप आया था सबसे तेज 9.5 रिएक्टर स्केल में। और ये आपको थोड़ा सा इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि भूकंप में 3 तरीके की तरंगें पाई जाती हैं, जिसमें से पी वेव जो होती हैं वो सबसे तेज होती हैं, एस वेव जो होती हैं वो सबसे धीमी होती हैं, ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट, न्यूटन का प्रथम नियम क्या होता है? ये होता है आपका जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम क्या होता है कि कोई वस्तु अपनी स्थिति में तब तक बनी रहेगी, या कोई अपनी गति वाली मोशन में तब तक बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाएगा। आपने यहाँ पे एक बॉल रख दी और ये तब तक रखी रहेगी जब तक आप इस पर कोई फोर्स नहीं लगाओगे, और अगर आप ये मोशन में है तो ये तब तक मोशन करती रहेगी जब तक इस पर कोई बाय फोर्स न लगे। बट तुम लोगों का डाउट हो जाएगा कि भाई अगर ये चलती रहेगी तो धीरे धीरे तो एक टाइम आएगा ना कि ये रुक जाएगी। तो भाई जब ये चलती रहेगी तो इस पर एक फोर्स काम करेगा, वो इस डायरेक्शन में फोर्स काम करेगा जिसको कहते हैं हम घर्षण बल, ठीक है। तो घर्षण बल के कारण ये रुक जाती है, अदरवाइज ये कभी ना रुके। तो ये डिफिनेशन है, पढ़ लेना। उदाहरण आपसे पूछेगा
बस में अचानक ब्रेक लगने पर यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पे जड़त्व का नियम लगता है। जड़त्व बराबर आलस नहीं होता भाई, आलस नहीं कहेंगे, जड़त्व बराबर होता है द्रव्यमान। और लॉ ऑफ एनर्जिया भी इसी को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? राइट आंसर रिकेटस। स्कर्वी किसके कारण होता है? ये होता है आपका विटामिन सी की कमी से। बेरी बेरी किसकी कमी से होता है? ये होता है विटामिन बी की कमी से। और नाइट ब्लाइंडनेस जिसको रतौंधी भी कहते हैं, ये होता है आपका विटामिन ए की कमी से। ठीक है, क्लियर। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश में पाई जाती है। इससे क्या होता है, कैल्शियम और फास्फोरस का अवशोषण करने में मदद करती है। इसकी कमी से बच्चों में हड्डियां मुलायम होकर टेढ़ी हो जाती हैं और इसी को कहते हैं रिकेटस। और वयस्क में अगर ये रोग हो जाए तो उसको कहते हैं ऑस्टियोमलेशिया। ठीक है, मलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी का पीएच स्केल में कितना मान होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 7। क्यों होगा? क्योंकि पानी का जो पीएच होता है ना तो क्षारीय होता है ना तो उदासीन होता है। ये ना तो क्षारीय होता है ना तो अम्लीय होता है, ये होता है उदासीन। ठीक है, तो पीएच स्केल जो होता है वो आपका होता है इस तरीके से, 0 से स्टार्ट होता है, बीच में आपका 7 आता है और एंड होता है आपका 14 पे। जो 7 होता है ना, इस पोजीशन पे आपका न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल मतलब उदासीन। और 7 से 14 के बीच में ये होता है आपका बेसिक, क्षारीय। ये क्या होता है? क्षारीय। और ये आपका 0 से 7 वाले पोर्शन में आपका होता है एसिडिक। एसिडिक मतलब अम्लीय। ठीक है, तो आपका जल क्या होता है? उदासीन। तो इसका पीएच स्केल क्या होगा? 7। और 7 से ज़्यादा भी जितने का होगा वो होगा बेसिक, और 7 से कम जिसका होगा वो होगा एसिडिक। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे वही चीज़ दी गई। अब पीएच मापक जो होता है उसका आविष्कार किसने किया था? सोरेनसन। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको जब प्रीवियस ईयर करोगे तो कितनी बार आपको देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, देख लेना। अगला यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना है कि मानव रक्त का जो पीएच स्केल होता है, पीएच मान होता है, वो होता है आपका 7.4। बट अगर रेंज की बात करें तो रेंज आपकी ये होती है 7.35 से 7.45। नेक्स्ट, आपका कह रहा है सूर्य ग्रहण किस कारण होता है? तो सूर्य ग्रहण होता है अमावस्या के दिन होता है। ये होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाए। और एक ग्रहण और लगता है जिसको कहते हैं चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाए। ये आपको याद रखना है, ये आप पे दिया गया है, पढ़ लेना। यहाँ पे ये याद रखना कि अमावस्या के दिन ही आपका सूर्य ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाती है तब होता है। मानव शरीर की इंसुलिन हार्मोन का स्रावण किसके द्वारा होता है? तो अग्नाशय के बीटा कोशिका द्वारा होता है। राइट आंसर सी ऑप्शन। यहाँ पे आपका दिया गया लैंगहर्स जो होती है, लैंगरहर्स, इसी को कहते हैं बीटा कोशिका। और यहीं से आपका जो होता है इंसुलिन का स्रावण होता है। और इंसुलिन की कमी से क्या होता है? मधुमेह रोग। और ये रक्त के में ग्लूकोज, ये शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु है परंतु विद्युत का अच्छा चालक? राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। भाई ग्रेफाइट में क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही क्या होता है? आपका विद्युत का चालन होता है। तो इसमें विद्युत का चालन इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और ये क्या होता है? ये आपका कार्बन का एक अपरूप होता है। ठीक है, कार्बन का एक अपरूप हीरा भी होता है, बट हीरे में विद्युत का चालन नहीं होता है क्योंकि वहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। वही सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, आप पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? तो भाई इसकी खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कब की थी? ये किया था 1928 में पेनिसिलिन नामक कवक में। और यह पहला एंटीबायोटिक था। इसे चमत्कारी दवा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत की चालकता किस पर निर्भर करती है?
तो इसका राइट आंसर, अभी हमने आपको बताया कि धातुओं में क्या होता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही आपका विद्युत का चालन होता है। तो बी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको यहाँ पे दिया गया, देखो जितने अधिक मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही अधिक चालकता होगी। और यहाँ पे ये चीज़ आपको जो दिया गया है इसको याद रखना है, क्योंकि आपका जो चांदी होता है, तांबा और सोना, जिसमें चांदी का आपका चालकता सबसे ज़्यादा अधिक होती है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का द्रव वाला भाग क्या कहलाता है? तो ये आपका प्लाज्मा कहलाता है। प्लाज्मा आपका रक्त का 55% भाग होता है और ये जो है थक्का जमने के बाद जो प्लाज्मा से फाइब्रोनोजिन हट जाता है, उसके बाद जो बचा हुआ पार्ट होता है उसको सीरम कहते हैं। ठीक है, प्लाज्मा थेरेपी आपने सुना होगा, कोविड-19 में बहुत ज़्यादा यूज हुआ था इसका। अगला क्वेश्चन है आपका कि ध्वनि तरंगे किस प्रकार की हैं? तो ध्वनि तरंगे आपकी अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं, क्योंकि ये जो है ना माध्यम के कणों से ऊपर नीचे होती हैं और इसमें संपीड़न और विरलन होता है। सॉरी, ऊपर नीचे नहीं, आगे पीछे होती हैं। इसमें संपीड़न और विरलन होता है और ये क्या होती है? अनुदैर्घ्य तरंगे। अब प्रकाश तरंगे आपको याद रखना कि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, लेकिन ध्वनि तरंगे क्या होती हैं? अनुदैर्घ्य तरंगे। दोनों में आपको याद रखना है। हमारे हो गए 30 क्वेश्चन कंप्लीट। अब आपको बताना है कि आपको 30 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन सही किए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताएं। और लास्ट में मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, नाउ योर टास्क। हमने 30 क्वेश्चन आपको कराए, अब आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में भर दो। ठीक है, क्या होगा आंसर? क्वेश्चन आपका कि किसी धातु का प्रयोग परमाणु रिएक्टर में शीतलक के रूप में होता है। ऑप्शन आपका सोडियम, लोहा, तांबा, ये चांदी। ठीक है, सभी लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर करें। और हमारी वीडियो यहाँ पे एंड होती है। आई होप आपको बहुत सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। ये सारा कंटेंट जो है वो आपकी एग्जाम ओरिएंटेड है, आप इसको फॉलो ज़रूर करें। वीडियो को लास्ट तक देखें तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।